2026 का बजट अनाउंस हो गया है। निर्मला सीतारमण जी ने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट पेश किया है उस पे बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सेंसेक्स तो नोज डाइव कर रहा है, काफी गिरावट आई है और लोग कह रहे हैं सेंसेक्स अब इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंक्रीजिंगली म्यूचुअल फंड्स की वजह से मोर एंड मोर इंडियंस आर अ पार्ट ऑफ इट, जो आज से 10 साल पहले नहीं थे। हम क्या यूएस की दिशा में जा रहे हैं जहां पे मिडिल क्लास का बहुत पैसा घुसा हुआ है, तो सेंसेक्स गिरने से एक असर पड़ता है। गोल्ड सिल्वर का पिछले हफ्ते भर में जिस तरह फ्लक्चुएशन हुआ है वैसे भी लोगों के अंदर एक इकोनॉमिक बेचैनी है। एक चीज जो बहुत बिग टिकट आइटम है वो शायद ऑपरेशन सिंदूर के बाद जरूरी भी थी कि डिफेंस के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड जंप दे के रिकॉर्ड हाइक किया गया है, पर टैक्सेस में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं की गई हैं। पर अलग अलग सेक्टर्स पे क्या क्या फोकस है, क्या क्या मेन एरियाज हैं, क्या क्या मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए स्कीम्स हैं, सब कुछ और किस तरह बजट को डिकोड करते हैं वो सब डिस्कस करने जा रहे हैं हम। थैंक यू मिस्टर मोइत्रा फॉर ज्वाइनिंग। तो आप अपना पहले एक ओवरव्यू दीजिए बजट पे और फिर स्पेसिफिक सेक्टर्स में जाते हैं, और सेंसेक्स क्यों क्रैश कर रहा है उस पर आपको क्या टिप्पणी है? सबको मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि बिफोर द बजट मैंने एक प्री बजट रिव्यू किया था, तो उसमें जो मेरे एक्सपेक्टेशंस थे लगभग उतना ही आया है। मैं पहले ही बता दूं सबको कि माय ओन व्यू ऑफ द बजटरी एक्सरसाइज इज अ वेरी पेडेस्ट्रियन एक्सरसाइज। जो रियल मीट होता है वो आपको अर्थनैतिक जो सर्वेक्षण होता है ना, जो इकोनॉमिक सर्वे, उसमें ही पता लग ही जाता है। ठीक है, दिशा पता लगी जाती है। और प्रेसिडेंट के स्पीच को लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर उसमें सारे संकेत, सारे इंगित उसके अंदर मिलते हैं। तो ये जो स्टडी कर लेंगे तो पता लग ही जाता है लगभग कि बजट में क्या होने वाला, और वही हुआ। तो अगर हम देखें इसको, पहले मैं बजट के संदर्भ में तीन चीजें मैं पहले बता देता हूं कि दुनिया में क्या हो रहा है, और उसका इम्पैक्ट बजट में साफ नजर आता है, उसका झलक। नंबर वन है ये भू राजनैतिक अस्थिरता, जियोपॉलिटिकल अपहीवल्स जो चल रही हैं हमारे नेबरहुड में, इंडियन ओशन रीजन में, ईरान, मिडिल ईस्ट में, और या हम जिसको वेस्ट एशिया ही कहते हैं। उधर यूरोप में बहुत हलचल है इस वक्त। नेटो और ईयू का अमेरिका के साथ टूटने के कगार पे अभी है। मैसिव डिफेंस स्पेंडिंग बाय मोस्ट लार्ज इकोनॉमीज, मेजर इकोनॉमीज। ठीक है, तो युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, ये संकेत तो बहुत साफ है। और तीसरी चीज जो है वो जो भू अर्थशास्त्री, जो जियो इकोनॉमिस्ट जो कहते हैं जिसको, वो लोग कह रहे थे कि ये एक रीसेट के कगार पे हम हैं। एक तो धीरे, ओके। सो हम लोग उसके कगार पे हैं। तो वो कौन सा रीसेट हम थोड़ा सा समझ ले। नंबर वन इज द चेंज ओवर फ्रॉम पेपर फिएट करेंसीज टू सीबीडीसीज एटसेट्रा। इसको करने के लिए अब एक नया आधार तय किया जाएगा जो प्रेशियस मेटल बेस्ड है। तो उसमें एक ग्लोबल स्ट्राइक हुआ था 22 से 25 तक। रशिया, इंडिया, चाइना ने जो प्रेशियस मेटल का मार्केट है उसको पूरा घेर लिया था। बहुत भारी तादाद में हम लोगों ने उसकी खरीदारी करी, सरकारी स्तर पे भी और व्यक्तिगत स्तर पे भी, इंडिविजुअल स्तर पे भी। तो इंडिया फॉर एग्जांपल अभी दुनिया में सबसे बड़े प्रेशियस मेटल के भंडार पे खड़ा हुआ है। When it comes to privately held, estimates range from 37,800 to about 75,000 metric tons of gold alone. सिल्वर का जो पूरा खजाना है विश्व में, उसका लगभग, लोगों को विश्वास नहीं होगा पर ये सत्य है, ऑलमोस्ट 28% इंडिया में है। तो अगर ये नया जो करेंसी आने वाला है उसका एक बहुत बड़ा बेस प्रेशियस मेटल्स होगा, तो जिसके पास वो ज्यादा होगा उसका वर्चस्व। तो अभी तक जो वर्चस्व रहा है अमेरिका का और उसके साथी देशों का या उसके वैसलाइज देशों का, वो समाप्त हो जाएगा अगर उसी दिशा में गए। तो उसके लिए आवश्यक क्या है कि प्रेशियस मेटल का भाव गिराया जाए, जो हमने पिछले आई वुड से एक हफ्ते में देखा। और उसके उसके संकेत भी बहुत क्लियरली दिए गए थे। जेपी मॉर्गन ने कहा था, सिटी बैंक ने कहा था, बड़े बड़े जो दिग्गज फंड्स और बैंक्स हैं वेस्ट के, तो उन्होंने कहा था सो दिस इज बीन अ कंसर्टेड एक्शन। बट उससे क्या है कि हमारे मतलब जो फॉरेक्स रिजर्व है उस पर कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है, बिकॉज ये बहुत हमने नीचे भाव पे खरीदा था ना। तो जब तक हमने एक्यूमुलेट किया, जो नेट एवरेज इफेक्ट आ गया, तो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। इनफैक्ट इंडिया सिटिंग क्वाइट वेल इन अ वेरी डिसेंट पोजिशन व्हेन इट कम्स टू दिस। एक्सटर्नल बैलेंसेस भी अच्छा है। अब आते हैं बजट के सबसे इंटरेस्टिंग दो तीन मुद्दों पे आते हैं। नंबर वन, जो डेफिसिट हम कहते हैं, जिसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, वो जीडीपी के हिसाब से देखें तो
हमारा 4% के आसपास रहता है और वही उसी स्तर पे ये रहा है, 4.3 के आसपास है, विच इज वेरी मैनेजेबल, फार बेटर देन एनी अदर मेजर इकोनॉमी इन द टॉप 10 ग्लोबली। फिर अगर हम डेट टू जीडीपी रेशियो देखें, यानी कि कर्ज और टोटल जो उत्पादन है उसका जो रेशियो है, उसका है 55.6% इस बार निकाला है और उसका लास्ट ईयर 56.3 था। सो एक बहुत ही एक स्टेडी डिक्लाइन दिख रहा है पिछले 2-3 साल से, दैट ऑगर्स वेल। इसका मतलब एक्सटर्नल बैलेंसेस पोजीशन जो है वो इंप्रूव हो रहा है। जब ये होता है तो सरकार जो है उसके पास थोड़ा सा हेडरूम आ जाता है कि हम दूसरी चीजों पे स्पेंड करें, और वही हेडरूम आपको इस बजट में दिखेगा। वो हेडरूम क्या है? जो 3 जरूरी चीजें हैं। नंबर 1 इज डिफेंस। लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा सरकार का कार्य होता है डेवलपमेंट। जी नहीं, सरकार पॉलिसी सेट करती है, लीगल फ्रेमवर्क को सेट करती है, बट सरकार बनती इसलिए है कि देश की सुरक्षा हो। सॉवरेनिटी का मीनिंग ही यही है, आप नेशनल बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते हो और इंटरनली सिक्योरिटी देते हो। ये है नंबर 1 फंक्शन ऑफ एनी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, और हम इसको भूल जाते हैं। तो उसमें क्या है कि डिफेंस में हमारी सबकी अपेक्षा यही थी कि बजट्स बढ़ाए जाएंगे, और वही हुआ। काफी हद तक बढ़ाया गया। मोर इम्पोर्टेंटली एक रीबैलेंसिंग आप देखेंगे। कुछ तो इन्फ्लेशन इफेक्ट है, कुछ वो पे कमीशन वगैरह वगैरह, तो आप देखेंगे सैलरी पेंशन में भी 17.4% का इजाफा हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ा चीज है कैपिटल बजट, नॉट द रेवेन्यू वन, उस कैपिटल बजट में ऑलमोस्ट 22% कर दिया गया है। तो दिस बाय द वे इज इन लाइन विथ व्हाट एवरीबॉडी एल्स इज डूइंग। अब जर्मनी में देखो, फ्रांस में देखो, यूएस में तो वारे न्यारे। तो इंडिया भी वही कर रही है, उस दिशा में जा रही है। हाँ, पूछिए। इसके हाँ डिफेंस के मैं 2 चीजों पे आना चाहूंगा। पहले तो आपने जो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करी कि भारत में लोग नहीं समझते कि सरकार का मुख्य कार्य डिफेंस है। यूएस के अंदर कैंपेन तो इस तरह होते थे, 4 बजे अगर फोन बज रहा है तो whom do you want 4 AM, whom do you want to pick the phone up, because president is the commander in chief of the entire nation, उनके लिए entire वर्ल्ड का। तो यूएस में कैंपेन्स बहुत क्लियरली डिफेंस को, कौन सुबह 4 बजे कहीं पे वर्ल्ड में जंग हो रही है फोन उठाए, के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है और लड़ा जाता आया है पिछले बहुत डिकेड्स के अंदर। भारत में ये कॉन्शियसनेस नहीं थी, पर मुझे लगता है भारत में भी आ रही है, क्योंकि जैसे हमारी इकोनॉमी बड़ी है, हमारा रोल बड़ा है, पूरा आसपास रीजन फायर पे है। बांग्लादेश में 50% एलोकेशन कम की गई है इस बार, हम जो नेबरिंग कंट्रीज की मदद करते हैं, और वो हमारे बजट का एक हिस्सा है। नेपाल पे, बांग्लादेश में हम क्या दे रहे हैं, अफगानिस्तान में हम क्या दे रहे हैं, श्रीलंका में हम क्या दे रहे हैं। तो इन अ सेंस वो रीजनल जो हमारा इम्पैक्ट है वो के साथ अब डिफेंस इंपैक्ट भी आएगा। तो डिफेंस उस तरह से मुझे लगता है हमारी कॉन्शियस में माना पड़ेगा। दूसरा जो आप बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बड़ा है, उस पर मैं जानना थोड़ा सा व्यू लेना चाहूंगा कि हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ते ही एक बहुत बड़ा प्रेशर आएगा पाकिस्तान के ऊपर। वो अपनी जीडीपी का बड़ा हिस्सा भारत से खर्चता है डिफेंस पे, बट इफेक्टिवली उसकी कंट्रीब्यूशन कम है। तो इसका रीजनल इम्पैक्ट भी क्या आएगा आसपास के देशों में, बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे, जो थोड़ा थोड़ा करना चाह रहे हैं, उस लेंस से आप क्या देखते हैं? प्लस हाउ डू यू सी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे ट्रेड के लिए, क्योंकि जब आप पिछली बार आए थे $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी की आप बात कर रहे थे यूरोप के साथ, तो उसके अंदर डिफेंस वाज अ मेजर पार्ट। रफाल ले रहे हैं, जर्मनी से सबमरीन्स ले रहे हैं। तो मुझे थोड़ा इंटरनेशनली जो हमारा ये पैसे का खर्चा हमने बढ़ाया है, आपके सवाल बहुत सारे हो गए हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको स्प्लिट करके लेता हूं। पहले डिफेंस वाला ले लेते हैं। हाँ, तो वो यूरोप के साथ क्या रहेगा? हाँ, यूरोप पे आते हैं बाद में, पहले डिफेंस वाला लेते हैं। यूरोप पे भी बाय द वे वही हुआ है जिसका हमें एक्सपेक्टेशन था, उसके अनुपात ही हुआ है। तो डिफेंस पे आते हैं। डिफेंस पे देखें, ऐसा है कि पहले तो हमें सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये इंडिपेंडेंट राष्ट्र रियली नहीं है, ये प्रॉक्सीज हैं। किसके प्रॉक्सीज हैं? मेनली ये यूएस के प्रॉक्सीज हैं, टू सम एक्सटेंट चाइना के प्रॉक्सीज। बट द चाइनीज प्रॉक्सीज मोर टू नीडल इंडिया एंड कीप इट ऑफ बैलेंस। यूएस का इंटेंशन कुछ और है। यूएस का इंटेंशन है जो भी, वो नंबर 1 देश है, उसके नीचे है चाइना, रशिया, इंडिया, फिर और भी बाकी सब आ जाते हैं। वो जो बाकी सब आते हैं वो सारे ऑलरेडी उसके वैसल्स हैं, चाहे वो जर्मनी हो, यूके हो, जो भी हो, जापान हो, ये सब उसके वैसल्स हैं, सामंत राज्य हैं उसके। तो उसके बारे में ज्यादा सोचने की उनको आवश्यकता नहीं है। वहां पे कुछ अगर उलट होता है तो सरकार बदल जाती है। शिंजो आबे कभी मारे जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है, नया प्रेसिडेंट आ जाता है, ये सब होता है, ठीक है, उसको अलग छोड़ें। ये पाकिस्तान बांग्लादेश जो है, ये इनका डायरेक्ट प्रॉक्सी है टू कीप इंडिया डाउन। आप जितना इस पे उलझोगे उतना आपका जो माइंड स्पेस है ना, वो दूसरे कार्यों में नहीं जा पाएगा। क्योंकि ये हमेशा याद रखना, सरकार का मेन कार्य सिक्योरिटी है, भूलना नहीं चाहिए। आप कतई मत सोचे कि
तो ये सारी सारी रात ये लोग जगते रहते हैं कि अमुक राज्य में हमने कौन सा बड़ा SEZ खड़ा किया। वो कार्य चलता रहता है, वो एक प्रोसेस है, वो प्रणाली बन चुकी है, उसमें कुछ तो सोचने की आवश्यकता नहीं है। डिसीजन ले लिया और फिर वो इम्प्लीमेंटेशन में चला गया, फिर मॉनिटर करने की बात। डिफेंस इज डिफरेंट, हर दिन नया चैलेंज आता है, हर दिन नया सिक्योरिटी से जो हमें दिखता तक नहीं है। हर दिन देर आर एटलीस्ट 200-300 अलर्ट्स, 10 मेजर अलर्ट्स जो प्रधानमंत्री के डेस्क पे पहुंचता है। तो आप ये मोदी जी की बात नहीं, ये सदियों से ही होता है, हर जगह ये होता है। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, पाकिस्तान बांग्लादेश विद अस बट दे कैन, क्योंकि उनको बहुत हेवी सपोर्ट मिला हुआ है। आपको क्या लगता है तुर्की से जो हथियार आ रहे हैं, सिंदूर के दौरान हमें जो पता लगा अमेरिका से भी इनके पास जो हथियार थे या चाइना से थे, उन्होंने खरीद के लिया? खरीदने की औकात तो है नहीं, तो इनको दिया जाता है एंड देन देयर आर सर्टेन इजी टर्म्स बाय व्हिच दे कैन रीपे इन अदर वेज। सो वी शुड नॉट थिंक कि हम लोग अगर बजट में अपनी बढ़ोतरी करेंगे, हम तो रेगुलर देश, हम किसी का सपोर्ट नहीं लेते। इंडिया अपने बलबूते पे खड़ी हुई है, तो जो भी आपको दिखता है वो अपना ही है, किसी से मांग के या उधार में या भीख में नहीं लिया, या किसी के लिए काम नहीं कर रहे, खुद के लिए कर रहे। तो हमें ये लोग मैच कभी नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान का डिफेंस बजट हमारा 1/8 है, उससे भी कम है। बांग्लादेश का डिफेंस बजट ना ही बोले तो अच्छा है, वो 1/16 भी नहीं है, 1/20 है शायद, ठीक है। तो बजट के हिसाब से वो लोग compete नहीं कर सकते, लेकिन उनको स्पेशल मदद दी जाती है, इंटेलिजेंस दिया जाता है, सैटेलाइट फीड्स दी जाती हैं, हेल्प देम टू कोऑर्डिनेट, उनके जो डिस्पैरेट ग्राउंड पे वेपन्स हैं उसको कैसे जोड़ के ताकत बनाया जाए, ये सब कार्य होता है जो अमेरिका, चाइना और अब तुर्की, ये 3 देश मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफेंस में हमें जो करना पड़ेगा वो ये है कि हमारा जो एज है टेक्नोलॉजिकल है, बाय द वे, मेक नो मिस्टेक, वो लोग कुछ भी कहते रहे हैं कि हाँ रशियन सिस्टम कांट टॉक टू चाइनीज सिस्टम, सॉरी टू फ्रेंच सिस्टम कांट टॉक टू इजरायली सिस्टम, नॉनसेंस। एक चीज होता है जिसको कहते हैं सिस्टम्स इंटीग्रेशन, और एक और चीज होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। एवरीथिंग इज टुडे मॉड्यूलर, यू कैन फिट एंड मैच, you can fix it through software what can't be fixed at the hardware level. So hardware level, there are problems and incompatibilities, frequencies में differences है, all of that can be used, you can use software to solve those problems, and we have Operation Sindoor was a classic example. तो टेक्नोलॉजिकल एज तो है, पर उसको मेंटेन करने के लिए आपको खर्चना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको अपने जो पुराने हथियार है उनको अपग्रेड करना पड़ेगा। हम फेंकते नहीं है ना कुछ, हमारे देश में क्या होता है, जो सामान होता है ना, बॉटल हो गया, ठीक है, उसको फिर फेंक नहीं देते, उसमें पानी भर के फ्रिज में रखा जाता है, या फिर उससे एक डिजाइन करके बढ़िया सा फ्लावर वेस बन जाता है। तो हमारे मिलिट्री में भी वही है, वी डू फ्रूगल इनोवेशन। तो यहाँ पे उस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। वी आर सपोर्टिंग certain types of SME industries which can help us with that. We are focusing on some defense labs which are coming up with the goods. ये सारी चीजें हो रही हैं, बट अभी भी बहुत छोटे और स्मॉल स्केल स्तर पे मुझे तो लगता है कि इस पे और फोकस देने की आवश्यकता है। जो बड़ी चीज है, हमने बहुत बड़े कुछ हथियार ले लिए हैं, अब उस वितर्क में मैं नहीं जाना चाहता हूं कि वो अच्छे हैं बुरे हैं, कितने एप्ट है, वो एक बहुत बड़ा लंबा चल जाएगा। रफाल नंबर 1, नंबर 2 इज योर सबमरीन एक्विजिशंस, राइट। सिर्फ विदेशी नहीं, देसी भी, हम इस देश में बहुत अच्छे सबमरीन सब बना रहे हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर सब्स, स्पेशली जो जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जो शायद इंडिया का सबसे क्वाइट और सबसे बड़ा प्रोग्राम है, वो है SSN सबमरीन्स, हंटर किलर क्लास। तो वो न्यूक्लियर पावर्ड होते हैं, पर वो कैरी करते हैं कन्वेंशनल वेपन्स मेनली। They go and destroy other submarines, aircraft carriers, other ships, etc. तो वो कंप्लीट सी डिनाइल स्ट्रेटेजी पे उस पे आ जाता है, ठीक है, उस पे फोकस किया जा रहा है। हमारे जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, आर्मर्ड फोर्सेस, उस पे चेंजेस लाई जा रही हैं, सम आर अपग्रेड्स, द अदर्स आर न्यू एक्विजिशंस। FICV है, फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, उस पे फोकस है। तो ये जो सारी चीजें है ना, अब इसको हम अब तक टल्लम टल्ला चलता रहा है, पर अब वो स्थिति आ गई कि हम टाल ही नहीं सकते। आप लिख लीजिए कि 1 या 2 साल के अंदर महा घमासान युद्ध होने वाला है, तो उसमें बीच में इंडिया फंस सकती है, क्योंकि जो 2 बड़ी ताकतें हैं ना, वेस्ट से और ईस्ट से, वो भिड़ेंगी और बीच में हम फंसने वाले हैं कहीं पे, और हमें बोथ विल ट्राई टू कोऑप्ट अस, ठीक है। तो वो कोऑप्ट करने के चक्कर में जिसके साथ हम नहीं जाएंगे वो आक्रमण करेगा। तो किसी भी तरह से आप इसको आंकें, युद्ध होने वाला है। और अभी सरकार ने इसीलिए जो कैपिटल बजट है उसको, नॉर्मली ये 14-15% होता था, उससे बढ़ा के सीधा ही 21-22% कर दिया। इट्स अ ह्यूज जंप, 6%, अगर छोटा नहीं, अगर हम देखें तो ये सालाना है। यू आर ऑलरेडी शिफ्टिंग एम्फेसिस
फ्रॉम और बड़े रेवेन्यू अमाउंट पे एक्सपेंडिचर है, टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, और बड़े ये शिफ्ट अमाउंट है, पे है। नो, बहुत बड़े अमाउंट, बहुत बड़े अमाउंट अमाउंट पे ये भी होंगे 200 करोड़ के ऊपर 10% जंप नहीं है, बड़े अमाउंट पे बड़ी जंप है, तो वो में। टोटल मनी एग्जैक्टली, बहुत बड़ा है। हाँ मतलब अभी 2.19 लाख करोड़ था, और इस साल उसको बढ़ा के इन्होंने, आई थिंक देयर हैज बीन अ 17 और 18% ओवरऑल जंप, ठीक है। और जो इन उसमें जो एलोकेशन है रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल, कैपिटल पे वो बढ़ गया है, कैपिटल पे एक बहुत मैं बड़ा डाटा, एक मैं जंप है। डिफेंस पे एक डाटा और देना चाहता हूं बिफोर वी मूव आउट ऑफ डिफेंस, क्योंकि मुझे लगा ये हिस्टोरिक है और बहुत जरूरी है, और हम इसकी बात ही नहीं करते, क्योंकि 69% बढ़ा दिया गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो का बजट, 69%, जो इंटरनल पहले सिक्योरिटी, था नो इंटेलिजेंस ब्यूरो का, कि आपको इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस गैदरिंग के ब्यूरो इज इंटरनल सिक्योरिटी, मैं वो बोल रहा हूँ, ये वो 0.5 वॉर वाला सिचुएशन है। नहीं, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा, 4013 करोड़ था, उससे बढ़ के 6780 करोड़ कर दिया गया है, 69% इंक्रीज। और उसमें एक फैक्टर और भी बहुत अच्छा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस पे आप बहुत फोकस करते हैं, सिर्फ 306 करोड़ था, उसको बढ़ा के 2500 करोड़ कर दिया गया, 8 गुना इंक्रीज। इसका मतलब है मेजर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स होने जा रहे हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेबिलिटी में, सर्वेलेंस सिस्टम्स में, डाटा एनालिसिस में। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर मुझे लगा, 8 गुना कैपिटल एक्सपेंडिचर आप इंटेलिजेंस गैदरिंग का बढ़ा रहे हैं। इसको आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? इसमें मैं सिर्फ एक नया एंगल दे देता हूँ, जो आप कह रहे हो उसका पूरा समर्थन करते हुए मैं इतना कहूंगा कि देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू सिक्योरिटी, वन इज ह्यूमन इंटेलिजेंस, द अदर इज जो आजकल हो गया है साइबर एंड मशीन इंटेलिजेंस, ठीक है। तो वो सेकंड जो है ना, उस पे बहुत खर्च बहुत हेवी होने वाला है, एंड आई थिंक प्राइवेट रिसोर्सेज आर आल्सो गोइंग टू बी मोबिलाइज्ड। अच्छा, अब एक और चीज है, कुछ चीजें ना बजट के अंदर सीधी दिखती नहीं है। जो मिलिट्री में फॉर एग्जांपल कैपिटल बजट है, रेवेन्यू बजट है, रेवेन्यू मतलब ह्यूमन बींग्स पे खर्चा, एसेंशियली सैलरीज, पेंशन्स, उसमें भी तो आपका एनटीआरओ आता है, उसमें भी तो बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना। एक पीएमओ का खुद का एक बजट होता है। आप इन सब चीजों को जोड़ें, अगर आप बारीकी में जाएंगे और जोड़ेंगे, यू विल सी एन ओवरऑल 70%, इट्स इन लाइन विद व्हाट यू हैव सेड अबाउट आईबी। There is a 70% jump across the board in intelligence services, and I welcome this step. पहली बार मुझे ठंडक हो रही है ये सोच के कि हमारा देश जो है वो सॉफ्ट पावर नहीं हार्ड पावर की दिशा में जा रही है। ये सॉफ्ट पावर बहुत हो गया, बात चाहे हम करते रहें, हार्ड पावर के लिए हमें हार्ड इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी, अब वो डेफिनेटली किया जा रहा है, दैट्स अ वेरी वेलकम साइन। प्लीज रिमेंबर क्यों हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में फिर से ये लोग छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ताकतें कौन सी हैं, चाइना तो पहले था ही, बट राइट नाउ इट इज मोर अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व। वी हैव कॉट सीआईए एसेट्स एंड डिपोर्टेड देम, ठीक है। देयर वर 16 पीपल हु हैव बीन कॉट एंड डिपोर्टेड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। ये ज्यादा पब्लिसाइज नहीं किया गया, एक दो निकल के आए हैं न्यूज़पेपर में, बट दैट्स द रियलिटी। सो इस पे तो करना ही था और ये बहुत अच्छी बात है। अब ये बजट में इसके बारे में क्यों बात करें, अर्थशास्त्र से इसका क्या संबंध है? बिल्कुल है, आप अगर सुरक्षा ठीक नहीं करोगे तो ये सारे जो डेवलपमेंट पे आप खर्च कर रहे हो वो कहाँ जाएगा? आपने डैम पे पैसा वो कर दिया, ठीक है, डैम बना ही नहीं पाओगे क्योंकि लोकल लोग आपसे क्षुब्ध हैं, उनको चिढ़ाया गया है, उनको चढ़ाया गया है, वो लोग विक्षिप्त हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए आवश्यक है कि बाहर से ये सब जो हो रहा है ना उसको नकारा जाए, उसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए। इंटेलिजेंस इज द वे यू सिक्योर योर नेशन, एंड दैट्स द वे यू देन डेवलप द नेशन। लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रहेगा तो नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से डेवलपमेंट है। अच्छा, Just कैन वी मूव ऑन टू? we'll move on with, I want you to just expand on one part because ये बहुत frequently भारत में नहीं होता, which you just said in an aside, कि private resources use किए जाएंगे इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। You mean to say जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर है, उसको, जैसे यूएस तो बहुत करता है ये, उसने तो हर चीज में बैकडोर एंट्री बनाई हुई है, आप देख रहे हैं कि इंडिया इस दिशा में भी जा रही है, बिकॉज यू जस्ट यूज दैट लाइन। सो व्हाट डू यू सी बाय साइबर में तो बिल्कुल जा रही है, साइबर में बिल्कुल जा रही है विदाउट एनी डाउट। सी देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई पर्सनली नो जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ काम वाम करते हैं, इट्स ऑल लिंक्ड टू इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। डेटा क्रंचिंग इज अ वेरी हेवी ड्यूटी एक्सपेंडिचर आइटम, कैपिटल हेवी है वो, क्योंकि आपको सर्वर स्पेस चाहिए, कंप्यूट रिसोर्सेज चाहिए, एनर्जी चाहिए, वगैरह वगैरह। सो इफ यू फेडरेट इट एंड यू हैव सर्टेन सिलेक्ट पीपल, ऑल्सो टैलेंट, जो सही टैलेंट है ना, आप इंटरनली ट्रेन तो कर सकते हो। आप देखो सरकार अभी
15,000 लोगों को ट्रेन कर रही है. There are various things, various schemes. 15,000 लोगों की संख्या जो है, it is almost equal to a divisional strength. उतने लोगों को अगर ट्रेन करके आप डिप्लॉय करोगे साइबर एसेट्स के तौर पे, so then that is definitely a sign. It points towards it. अच्छा, इस पे और ड्वेल ना करते हुए, इससे I'm just going to seg off, cue off, ये ट्रेनिंग के बात पे ही हम लोगों ने कुछ ये आई थिंक 1 या 2 पॉडकास्ट पहले EU ट्रेड पे जो बात हुई थी, हमने कहा था उसमें डेंजर और लैक्यूना क्या है. हमने एजुकेशन की बात करी थी ना, स्किल्स की बात करी थी. एग्जैक्टली वही चीज हैज बीन हाईलाइटेड टुडे. दैट आई सी एज अ गुड साइन. सो आई एम नॉट गोइंग टू से दैट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, बट कम से कम एक्नॉलेजमेंट तो है. दे आर नाउ सेइंग 1 लाख लोगों को प्रशिक्षण दी जाएगी. उसमें आपके क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल अलाइड टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नीशियंस वगैरह जो होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट वगैरह वगैरह, वो सारा जो है 1 लाख लोगों को सरकार ट्रेन करेगी. जो आइडेंटिफाई किया ना कि ये एक लैक्यूना है. मेडिकल सर्विसेज उसको डिलीवर करने के लिए 3 लेयर्स है ना. एक हो गया डॉक्टर, फिर हो गया नर्सिंग स्टाफ, देन यू हैव दीस टेक्नीशियंस. उसके बिना तो पूरा ही ठप हो जाएगा ना. तो वहां पे हमारे बहुत बड़ा लैक्यूना है. एंड सो सरकार इनकरेज करी, उसको शाबाशी दे रही है कि आप लोग करो, आपको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे और ट्रेनिंग के लिए हम लोग पैसा भी देंगे. तो ये एक निजी और सरकारी जॉइंट योजना, PPP टाइप ऑफ स्कीम्स होंगी ये जो ट्रेनिंग है, जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है इसका. प्लस इसके अंदर बहुत लंबा पीरियड नहीं है ट्रेनिंग का कंपेयर टू अ डॉक्टर, सो पीपल कैन स्टार्ट अर्निंग फास्टर. ये जो यूएस में लोग इसलिए टेक्नीशियंस बनते हैं बहुत लोग, बिकॉज दे डोंट वांट टू वेस्ट 10 इयर्स 12 इयर्स डॉक्टर बनने के लिए. तो ये एक बहुत अच्छी जॉब एट लिमिटेड एफर्ट और लिमिटेड नंबर ऑफ इयर्स रिक्वायर्ड से बहुत सारी जॉब्स क्रिएट कर सकता है. उसका ये भी बहुत फोकस्ड है. आप जो कह रहे हो ना वही है बात, ये बहुत फोकस्ड है. एंड एक बात हमने कही थी कि यूनिवर्सिटीज से डीएम्फेसाइज करके स्किल्स पे एम्फेसिस, ये जो है ना एक थीम नजर आ रहा है. इट्स अक्रॉस सेक्टर, सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी और मेडिसिन नहीं. टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग व्हेन इट कम्स टू गेमिंग, साइबर सिक्योरिटी एटसेट्रा एटसेट्रा. गेमिंग में जैसे ये बहुत अच्छी पहल है कि स्कूली बच्चों से लेके कॉलेज के जो शिक्षार्थी हैं सबको जोड़ा जाए और 15,000 लोगों को ट्रेन किया जाए. वो ऑरेंज इकोनॉमी की बात कर रहे थे ना, गेमिंग एटसेट्रा. बाय द वे, लोगों को ये रियलाइजेशन नहीं है कि गेमिंग सिर्फ खिलौना नहीं है. लॉट ऑफ व्हाट यू टुडे, फॉर एग्जांपल आप ड्रोन वॉरफेयर करते हो ना, इट्स एग्जैक्टली लाइक गेमिंग. सेम स्किल्स लगता है उसमें. इट्स एग्जैक्टली दैट बिकॉज इट्स फर्स्ट पर्सन व्यू, राइट? FPV बेस्ड शूटर्स, वही टेक्नोलॉजी तो ड्रोन्स यूज करते हैं. So there are, I would say, congruences and क्या बोलते हैं, cross fertilization of skills. वही same skills can be used in multiple directions. So it's a very important thing. Plus, 2 million. What I've heard from this budget, 2 million people are going to get trained in for that economy, the orange economy, gaming, virtual reality, etc. Audiovisual visualization technologies, etc. ये सब चीजों के लिए. तो ये बहुत अच्छा पहल है. एंड इट इज स्किल्स ओरिएंटेड, व्हिच इज व्हाट आई लाइक. स्किल्स ओरिएंटेड इज ऑलवेज बेटर देन दीस लॉन्ग वाइंडेड डिग्री प्रोग्राम्स. बट शामिक, बहुत लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं क्योंकि इसके आगे कुछ इन्होंने प्रोग्राम किया स्कूल में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए. हम एक इंकरेज करेंगे कि लोग रील्स बना पाए, कंटेंट क्रिएशन कर पाए. और कई लोग इसको उस तरह ले रहे हैं कि आप बच्चों को जिनको मजाक उड़ाना है उड़ाते रहे, उनको समझ नहीं है, ना समझिए आप इसको. एग्जैक्टली. तो आप इसको रीलबाजी नहीं देख रहे, आप इसको एक वायबल करियर देख रहे हैं एट अ वाइडर स्केल. बिकॉज ये बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा एक प्रयोग है. तो इसलिए सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म जिसको मैं बोलता हूँ मॉकिंग, में सोशल मीडिया पे इस पे देख रहा था. बट यू डोंट, ऐसा है, पीपल डोंट रियलाइज दैट वेस्ट में ये जो सारा प्रकरण चला है ना, दैट यू हैव दीस प्रेडेटर ड्रोन्स, ब्ला ब्ला ब्ला, drones mated with aircraft flying together, and you have a console, you got a HUD, head up display, जिसमें आप हर चीज को देख सकते हो और फिर उस हिसाब से टारगेटिंग कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो. एवरीथिंग इज जॉइंड अप टुडे. और इंडिया में हम ये नहीं सोचें कि सिर्फ बेयोनेट लगा के धावा बोलने से ही युद्ध जीता जाता है. वो बहुत अच्छी बात है, पर उसका एक जमाना था, अभी जमाना थोड़ा बदल गया है. तो हमारे बच्चों को जो प्रशिक्षण मिलेगा उससे ही जो फ्यूचर युद्ध होने वाले हैं उसके लिए वो रेडी होंगे. दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट ना. तो आपको एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा पहले, जहां से आप रिक्रूट कर सकते हो. जिसने कभी गेम देखा ही नहीं, उसको सडनली HUD लगा दो, ही विल नॉट बी एबल टू अडेप्ट. लाइक मेरी अडेप्टेबिलिटी मेरे बेटे से कहीं कम है when it comes to things like this, and it is natural, that is evolution. So we have to see it in context. Secondly,
अरे गेमिंग itself is a 250 almost $300 billion economy worldwide. Why shouldn't India get a stake in that? क्या खराबी है उसमें? कोई खराबी नहीं है। रील बनाना वो तो कंटेंट क्रिएशन उसमें आ गया। रील, टिकटॉक जो भी होता है वर्ल्ड वाइड, दैट्स कंटेंट क्रिएशन। आई विल नॉट गेट इनटू इट वेदर इट्स गुड बैड, देयर आर प्रोज एंड कॉन्स टू इट, देयर आर सोशल evils also which have come out of it from that context. But when it comes to gaming, virtual reality, visualization, right, these kinds of things बहुत essential skills हैं फ्यूचर के लिए, to make our country future protected. So that's वो एक अच्छी पहल है। तो इतना नजर आ रहा है कि ईयू, अच्छा मैंने ये भी शायद कहा था कि कुछ लॉज जो है अलग है ना वहां पे और यहाँ पे, तो इक्वलाइजेशन करना पड़ेगा। उस दिशा पे मुझे कुछ खास डायरेक्ट नजर नहीं आया। मे बी इट्स टू अर्ली बिकॉज़ द डील वाज जस्ट साइंड 2 days back. You're referring to non-trade barriers जो आप कह रहे हैं। I'm referring to NTBs. I'm referring to NTBs, and India needs to find ways to equalize. Financial services में of course they are allowing certain entry points which will make things easier, but I think entry will be easy but maintaining will be difficult because these NTBs will kick in. The NTBs के लिए I think सरकार को कुछ करना पड़ेगा। Maybe in mid-year they have to announce something, otherwise अगर हम लोग बिल पास करने के रूट से गए फिर तो हो गया। मैंने कहीं पे किसी और शो पे कहा था कि फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल, उसमें अगर आप कुछ क्लॉजेस घुसा दो तो वो तो वैसे ही पारित अगर हो गया तो हो गया ना। फाइनेंस बिल इज एक्सेप्टेड, दोस क्लॉजेस आर आल्सो एक्सेप्टेड, and these things, NTBs etc., can actually be put as part of the money bill because it affects the economy, right? So that was probably a small missed opportunity. Just adding a legal point, मनी बिल में क्या क्या डाल सकते हैं पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि बहुत चीजें सरकार मनी बिल में डाल देती है एंड देन इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट डायमेंशन हाउ यू पास इट, तो इट्स अंडर चैलेंज। बट ये चीज तो डायरेक्टली मनी बिल का हिस्सा बहुत इजीली हो सकती है। ये तो डायरेक्ट है, ट्रेड से है ना, व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, तो इसमें कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं थी। I don't want to get into a larger political debate. So I also hear, Ish, I also hear that there is a supplementary which is coming out mid of this year. Speculation from within certain sources in the relevant ministries. There might be a supplementary, mainly a fallout of the EU trade deal, plus certain other things that are happening. So शायद उसमें कुछ हो, I don't know. Fast, I want to cover 1 or 2 more topics. एक तो रेयर अर्थ पे आ जाते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स पे सरकार खुल के बोल रही है, तो व्हाट डू यू सी, अवेयरनेस लेवल है अभी कुछ कॉन्क्रीट? मुझे तो बहुत दिखा नहीं, आपको लग रहा है कॉन्क्रीट भी है रेयर अर्थ पे? No, I think the policy on rare earth is bit more nuanced. एक तो मान लीजिए हमारे पास 100 है, हम दुनिया को बताते हैं नहीं भाई 100 तो नहीं है, हमारे पास 20 है। तो आपने दुनिया को बता दिया, एक सिग्नल दे दिया कि 20 है, और 20 में से भी हम इस वक्त 5 जो है उसको माइनिंग कर रहे हैं, 15 माइनिंग भी नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली 95% is going to stay hidden, but it's going to be with us. The moment you bring it on live, on stream, and दुनिया को आप अनाउंस कर देते हो, तो फिर स्पेकुलेशन खत्म हो जाता है ना। I think the policy of this government as well as the previous ones, see, rare earth is actually a very precious commodity. देखा जाए वो भी finite resource है, mainly because एक तो extraction बहुत difficult है, दूसरा because it's in the lithosphere, it's not in anywhere deeper. तो मेरे हिसाब से ये एक डेलिबरेट पॉलिसी है, कुछ खास मुझे नजर नहीं आया इन टर्म्स ऑफ कॉन्क्रीट एक्शन। वी नो फॉर इंस्टेंस कि सबसे बड़ा जो रिसोर्स है कश्मीर और लद्दाख रीजन का, दैट इज नॉट दोज रिवर्स, द रियल रिसोर्स इज रेयर अर्थ। मैसिव क्वांटिटीज जो you know, it could be enough to feed the whole world, but we are not going in and doing anything about it. The same thing in the eastern spur of the Himalayas towards Arunachal, वहां पे भी है। So these are things which are just being kept quiet for whatever reason. Maybe there's a strategic reason behind it. I hope there is, because otherwise not exploiting it doesn't make sense. Yeah, one must remember Himalayas जो है बहुत seismic heavy zone है, वहाँ पे ये खनन कार्य वगैरह और ये बहुत ही polluting industries भी, that might not be a good idea because that has downstream effect. हमारे सारे जो बड़े नदियां हैं जो उत्तर भारत की जो प्लेन्स को इरिगेट करती हैं, तो वो सब तो हिमालय से निकलती है ना। तो वहां पे अगर ये सब चलेगा तो उसका एक इम्पैक्ट, डेफिनेट इकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो होता है। जैसे आप कॉन्गो वगैरह देख लीजिए जहां पे ये चाइनीज कंपनीज माइनिंग कर रही हैं, दे आर डेवास्टेटेड इकोलॉजिकली, मिलियंस ऑफ एकर्स आर डिस्ट्रॉयड। तो वो एक देखना पड़ेगा। तो ठीक वो है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो एक सवाल है। मध्य प्रदेश में है रेयर अर्थ, फॉर दैट मैटर मध्य प्रदेश इज ऑल्सो अ प्लेस, ओडिशा में है। So, you know, there are places we are just leaving it as is.
एक और चीज है, why just rare earth? What about gold? We now know that there are at least 3 major gold fields in India which are being kept unexploited. So that may be so there is maybe a pattern here. Things we declare or sometimes declare a bit, but we go back and don't really exploit it. There is a pattern here. इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो certain, as we know, most of our politicians, or many of our, not most, many of our politicians and many of our bureaucrats have their children studying or working in the Western countries. So they have them by their shorts and curlies. तो शायद उनको प्रेशर किया जा रहा है कि आप स्लो जाओ इस पे. तो ये सारी अटकलें लग सकती हैं इस पे, पर मुझे इस पे कुछ खास रियल एक्शन ऑन द ग्राउंड ना तो हुआ है और ना मुझे होता हुआ दिख रहा है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स. आई थिंक द एम्फेसिस ऑफ दिस गवर्नमेंट इज मोर ऑन, आई वुड से, कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बाय द वे. आपने अगर जो कुछ अचीव किया है एक लेवल तक, उसको कंसोलिडेट करके, अपने डिफेंस को सशक्त करके और चीजों को थोड़ा सा, और रिफॉर्म्स का स्कोप तो कम नहीं है, फाइनेंस है, फिर लैंड रिफॉर्म अभी भी बाकी है, एग्रीकल्चर बाकी है, ये सब तो अभी हुआ नहीं है ना. सो दोज आर थिंग्स दे माइट वांट टू परहैप्स गेट आउट ऑफ द वे फर्स्ट. यूनिफॉर्म सिविल कोड, sticking point. I think it's not merely a legal point, it's also massive impact on the economy per se, in my opinion. So these are things which are probably their focus going forward. इसलिए इस सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा है. शम्य, मैं थोड़ा आना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि आज के दिन क्रैश कर रहा है, काफी गिर रहा है. और स्टॉक मार्केट इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि अगर आंकड़े देखे जाएं, एक टाइम पे 2015 तक भी 2.3 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे, अब 20 करोड़ हो चुके हैं. यूनिक इन्वेस्टर बेस बोलते हैं 1.7 करोड़ थी, अब उठ के वो 13 में, तो 10 गुना, मोटा मोटा 10 गुना इंडियंस इसमें बढ़ चुके हैं. और अब एक डिसेंट नंबर ऑफ इंडियंस इज इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट. तो और ये ट्रेंड बढ़ ही रहा है, मोस्टली ड्यू टू म्यूचुअल फंड्स, प्राइवेट बैंक्स गेटिंग टू एवरीबॉडीज हाउस के भैया इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, गुड बैड अगली जैसा भी होगा. पर अब जब शेयर मार्केट हिलती है तो वो लोगों पे असर पड़ता है. आज से 10 साल पहले की तरह नहीं बात करते, लोग कह रहे सिर्फ अमीर लोग इसके अंदर हैं, जो एक माइंडसेट था भारत के अंदर 10-15 साल पहले. तो आप ये जो आया है बजट, यू थिंक इज जस्ट अ टेम्पररी ग्लिच, या जो ये पॉलिसीज हैं ये लॉन्ग टर्म, एफआई जैसे बोलते हैं पैसे सेल कर रहे हैं, अभी मंडे को क्या करेंगे वी विल कम टू सी. तो यू सी अ लॉन्ग टाइम चर्न इन द स्टॉक मार्केट, जो 5-4 साल बहुत बड़ा और अब जनरली स्टैटिक है या डिप कर रहा है, आज लोग कह रहे हैं क्रैश कर रहा है. तो व्हाट डू यू सी इन द स्टॉक मार्केट बिकॉज ऑफ दिस बजट और द लास्ट 1 year of I see globally the US stock market and some of the other Western ones, Japan में जो है, they'll all crash and India will go exactly the same way. पर जो क्रैश होगा, it could be a major correction that's in the offing, पर उसके कारण बहुत सारे हैं. I don't think linked to the budget per se. I think it's linked to the way uncertainty has increased overall. If there was a survey, by the way, recently, I have the source, maybe I can share it with you later. तो उसमें 18%, बहुत सारे फैक्टर्स है, 20 या 21 फैक्टर्स थे, 18% was increase in global uncertainty. This is a CEO का सर्वे था, 2600 CEOs across 77 nations. तो 18% अपने आप में कम लगता है, लेकिन बाकी सारे जो थे 2-3% के थे, जो 20 और फैक्टर्स थे ना, इसका सबसे ज्यादा था. So that's a realization that people have had, and that's just the CEOs. Forget the CEOs. What about the rest? What about the way the market is reacting? Funds are reacting. Funds are being made to react because let us not forget that the largest funds globally are controlled by the deep state, the US-based global deep state. उनके तार बिल्कुल डायरेक्टली जुड़े हुए हैं. तो इस वक्त जो है, they want to keep their borrowing costs low because that's the biggest threat to Western domination. The borrowing costs have been rising. If you look at the yield curve, वो फिर से बढ़ने की कगार पे है. The 10-year yield curve जो US Treasuries का है, तो उसमें as that rises, the borrowing costs increase, and that's not a good thing when you're already borrowing to repay the existing interest. That's the situation they are in. So usme they have to keep that cost low to maintain their dominance, and for that you divert resources from places like the stock market, things like precious metals. When you depress these assets, it is easier to then sustain the I would say the so-called risk-free asset. इसका मतलब जो borrowing होता है, government borrowing in the West and other places. अच्छा, दूसरा ये देखें कि अगर जो गवर्नमेंट का शेयर है in the economy, this will shock a lot of people. Let me share some data. India's share, government share, is probably one of the lowest in the top 10 economies. Britain का almost 50% है, Japan का 56% है,
अमेरिका का सो कॉल्ड लैंड ऑफ फ्री ट्रेड एंड कैपिटल मार्केट्स, उसका 37% है। भारतवर्ष का तो मुश्किल से 12-13% है जीडीपी का। सो गवर्नमेंट शेयर इन जीडीपी इज वेरी लो इन इंडिया। हम सोचते हैं बहुत बड़ा सरकार है, बट वो नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व में भी एक्चुअली कम है। यूएसए एम्प्लॉयज, आप कॉमन सेंस तो यही कहेगी कि इंडिया में इतने पीएसयूज हैं, इतने सरकारी कर्मचारी हैं, नहीं वो क्या रीजन है? नहीं, वो जोड़ के नहीं, मैं बता दूं, वो जोड़ के भी टोटल नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन पीएसयूज प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स प्लस द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप इसको जोड़ें, इट इज स्टिल अबाउट हाफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड डायरेक्टली बाय द यूएस गवर्नमेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, ये तंत्र ही कुछ अलग है। लोग सोचते हैं कि वो वहां पे ऐसा नहीं है, वो छोटा सरकार, फ्री मार्केट, नॉनसेंस। इट्स अ सिस्टम व्हिच लुक्स लाइक समथिंग एंड इज रियली समथिंग else underneath it. इस पे तो हमें पूरा अगर दूसरा वो करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा to explain that. But the reality is that you want to strengthen that. If you want to strengthen that, you will obviously pull resources away from the capital markets. कैपिटल मार्केट से आप खींचोगे, एक चीज होता है, हम कहते हैं मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर, प्राइस फॉर्मेशन एजेस पे होता है। एक दो अगर प्लेयर्स ने कर दिया ना नया प्राइस, पूरा मार्केट उसी प्राइस पे चला जाता है। सो इफ यू सी विथड्रॉल, when you are getting better returns from US treasuries, why the heck will you stay invested in what you perceive as exotic emerging market, right? So there will be flight of capital. and that आपके साथ जाते रहेंगे बाहर, वो जो ट्रेंड है वो बढ़ेगा। चाहे एलआईसी खरीदे ना खरीदे, वो प्राइस सपोर्ट कराती है सरकार उससे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज प्राइस तो बन गया ना, तो प्राइस तो नीचे ही जाएगा। वो नीचे जाते हुए हमारे इंस्टीट्यूशन को खरीदते जाएंगे एंड एट सम स्टेज इट विल रिवर्स अगेन। So don't pay too much attention to the crashes. There are other things going on globally जिसके वजह से ही हो रहा है। आपका धन सुरक्षित रहेगा, लॉन्ग टर्म यू विल राइज। चाहे वो आप गोल्ड खरीद रहे हो, सिल्वर खरीद रहे हो, स्टॉक्स खरीद रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। You have to understand something. Demographically and pure momentum wise, economies like India and China will rise. There are other economies of the South which will also rise. And momentum wise, the economies of the West are at least on a plateau and definitely on the decline in some cases. तो जो भी आप देख रहे हो, डोंट गेट स्केयर्ड बाय ऑल दीज मोमेंटरी अपहीवल्स। अरे मार्केट 10% नीचे चला गया, जाने दो ना, 20% जाने दो, क्या फर्क पड़ता है? इनहेरेंट वैल्यू भी तो कोई चीज है ना, वो इनहेरेंट वैल्यू सूनर और लेटर बाइट्स वेरी सिवियरली इन द बैक साइड। तो इनहेरेंट वैल्यू से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हो तो हाँ, आशंका की बात है। आई वुड से स्टे अवे, फ्लाई टू सेफ्टी, होल्ड इन कैश, ज्यादा मत करो। लेकिन अगर आप ट्रेडर नहीं हो, आप अपना धन संचय कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डू यू बिलीव इन दिस इकोनॉमी, यस और नो? इफ यू डोंट इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, इफ यू डू देन इन्वेस्ट। इतना ही है। और किस पे लगाओगे, क्या एम्फेसिस होगा, ये तो आप, आई वुड रिकमेंड यू टॉक टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ वेल्थ एडवाइजर। आई एम नाइदर ऑफ दोस, आई एम मेयरली अ फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट एंड एन एंटरप्रेन्योर। तो मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं उस हिसाब से। आई वुडंट बी टू वरीड अबाउट दिस। अब मैं लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ओवरव्यू के खत्म करते थे, क्योंकि जैसे हर बारी बोलते हैं हाई रेल रोड, हाई स्पीड ट्रेन आ रही हैं, वो तो पिछले 20-30 साल से हर बजट में ही होती है। वो हाई स्पीड का डेफिनेशन क्या है, मुझे लगता है वो डालना चाहिए भारत के अंदर कि 70, 80, 90 किलोमीटर भी हाई स्पीड पत्थर भी तो आ रहे हैं उन ट्रेनों पे, हाई स्पीड पत्थर भी मारे जाते हैं। एनीवे, छोड़ो उसको। तो क्या दैट इज व्हाई इंटेलिजेंस पे बजट बढ़ा रहे हैं। मैं ऑनेस्टली, मैंने आंकड़ा देखा, मैं शॉक था कि 300 करोड़ था सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर। 300 करोड़ का काउंटिंग एरर भी नहीं है भारत के लिए। मतलब अब बढ़ा के भी 2500 करोड़ भी नहीं है, चिल्लर भी नहीं है, 2500 करोड़ भी कुछ नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं, आई एम जस्ट नॉर्मल एसएमई एंटरप्रेन्योर। मैं कह रहा हूँ चिल्लर है 300 करोड़ है ही चिल्लर भारत के लिए। 300 करोड़ आप कर क्या रहे थे? 2500 करोड़ भी मतलब 8 गुना जंप है, बट सारे देश के लिए, आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के लिए कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है। बट क्लोजिंग में आपका क्या व्यू है पूरे इस बजट से कि भारत को किस दिशा में पुश कर रहा है? फाइनल थॉट्स ऑन और सम स्पेसिफिक सेक्टर इफ यू वांट टू मेंशन एज वी हैव फॉरगॉटन। आई वुड से फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर मैसिव फ्लिप बूम करेगा, और जो इट इज इन लाइन विद एफटीए एंड ऑल ऑफ दोस पॉलिसी डायरेक्शंस उसके साथ ही है अलाइंड, तो ये बूम करेगा। डिफेंस 100%, डिफेंस विल बी अ किलर, एब्सोल्युटली किलर। अगर कोई सेक्टर एकदम बेनिफिट करने वाला है तो वो है डिफेंस, बिकॉज अभी अच्छा एक चीज हम लोगों ने नोटिस नहीं किया, वो डिफेंस डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होता है ना, डिस्क्रिशनरी, सॉरी, वो वाइस चीफ्स को मिला हुआ है ना, हु आर द ऑपरेशनल हेड्स ऑफ ईच ऑफ दोस फोर्सेस।
वो that has been strengthened further. I think 1800 crores or something हो गया. तो देखने में कम लगता है, लेकिन आप सोचो ना 5 साल का स्पेंडिंग कितना हो गया एक का. 5 times 1800 is 9,000 crores. 9,000 crores times 3 is 27,000 crores. Not small change. और वो सब जो खर्च होता है ना, it is on things like ammunition, shells, mortar shells, artillery shells, etc., spares, right? इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई होता है. इट्स अ डैम गुड थिंग फॉर द एसएमईज. तो सप्लायर्स तो वही है ना. सरकार ने 2 लिस्टें जारी करी थी. ये शुरू हुआ था पर्रिकर साहब के टाइम पे, और ये राजनाथ सिंह जी ने उसको कंटिन्यू रखा. हर साल एक लिस्ट जारी होता है कि ये सेक्टर्स है, ये हम इंपोर्ट करना बंद कर रहे हैं. वो लिस्ट बढ़ता गया है. People haven't noticed that the list is now massive. Almost 80%, or probably higher now. I haven't seen the latest data. More than 80% of the consumables and spares वो अब locally procure हो रही है, बाहर से नहीं आ रही. So these are very good things that are happening. That's number one. Second is we are for the first time focusing on training and skills, not merely on education. ठीक है. मेरा तो हमेशा निराशा हर सरकार से है कि भाई एजुकेशन का बजट आपका तो कुछ है नहीं के बराबर. मैं तो चाहता हूं कि 8 से 10% खर्चे. ठीक है. उसके लिए अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़े तो बढ़े, because it will only return manyfold once you have better trained and better educated people. But at least कम से कम आपने emphasis तो change किया है. ये बहुत अच्छी बात है. ये दूसरा है. So you are building capacity. Capacity building is key to economic growth. तो मेरे लिए वो बहुत एक अच्छी चीज है. और तीसरा, मुझे इससे कोई अपेक्षा थी. मैंने सबको कहा था जिससे मुझसे पूछा कि टैक्स पे क्या होने वाला है. कुछ नहीं होने वाला है. घंटा होगा, और घंटा ही हुआ है. कुछ नहीं हुआ है. कुछ चीजों में देयर हैव बीन सम सॉप्स लाइक एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो या कुछ स्किल्स है, उसमें आपको थोड़ा रिबेट मिलेगा. रियलिटी स्लैब्स वही है. नो, यू टेल मी दिस. अगर उसी स्लैब में रख के आपको 6.5% से बढ़ के जीडीपी ग्रोथ 7.5 पे आ ही गया है, तो व्हाई शुड दे चेंज इट? They don't need to incentivize think of it from their perspective. या उनको लग रहा है कि अब माइक्रो स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं है, डिमांड स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं. Let's focus on supply. Let's keep easing supply, and that's why inflation has come down in India, by the way, because of the massive spending in infrastructure, better transport, better logistics hubs. इसीलिए तो prices घट रही हैं. That is the key. So they have done certain things well. There are huge inefficiencies, by the way. मैं ये कभी नहीं कहूंगा नहीं है. हम आप हर रोज भुगतते हैं उसको. लेकिन फिर भी that they have been marked improvements at the aggregate. Aggregate का भी एक असर तो होता है. Finally, it comes down to the micro. So those changes have definitely happened. So I think overall, it's a budget which focuses on defense. It focuses on skills building. It focuses on strengthening certain sectors like medicine and pharmaceuticals. Yeah, it does give a lot of fillip to physics, astrophysics, and space technology, which is the need of the hour. मैं वो expect कर रहा था और वो हुआ है. Those things are good in the budget. Is it a revolutionary budget or earth shattering? ऐसा कुछ नहीं है. But then it's a budget, bhai. It's an accounting exercise. Please realize, budget is not is the most important policy setting zone. Also, it is a mid-government budget. तो वो जो कुछ बड़ी changes generally political timing के साथ होती हैं. तो that would be 28, I presume. अभी it's a little too early. They are in power, so they have to consolidate. As you said, consolidation in a business or in a country is important. So I think it's a more very important. कंसोलिडेशन. अच्छा, इतना अपीवल चल रहा है, अभी कंसोलिडेट ही तो करोगे आप, और अपीवल तो लाओगे नहीं. रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स वगैरह चेंजेस नहीं आने वाले हैं अगले 2-3 साल. फोकस विल बी ऑन कंसोलिडेटिंग एंड बिल्डिंग स्ट्रेंथ, हार्ड पावर. उसी पे फोकस रहेगा. Thank you for covering all this, giving the overview and the interesting sectors जो consolidation phase में भी, डिफेंस, फार्मास्यूटिकल, इनफैक्ट फार्मास्यूटिकल मेडिकल तो आपने यूरोप की ट्रेड के समय ही बोल दिया था कि बहुत बूम करने वाला है. तो वो उसी दिशा में सरकार जा रही है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू वेरी मच. सबको मेरा अभिनंदन और ओम नमः शिवाय. जय हिंद. जय हिंद.